तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और बात कर लेते हैं प्रतापगढ़ की, जहां प्रधानी का चुनाव जीतने के बाद बाजार में जुलूस निकालकर अवैध असलहों से युवक ने फायर किया और फायर करके मौके पर दहशत फैलाने की कोशिश की। अब फायरिंग का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बड़ा सवाल यह कि अगर इस फायरिंग में किसी की जान चली जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता। आप देखिए किस तरह से खुलेआम अवैध असलहे से ये बीच बाजार में फायरिंग कर रहा है, जुलूस निकाला जा रहा है और यहां सरेआम असलहों से फायरिंग की जा रही है। इस घेरे में आप देख सकते हैं ये युवक, एक शख्स बंदूक लेकर चल रहा है, एक के हाथ में पिस्टल है और सरेआम ये असलहे लहराए जा रहे हैं, इनसे फायरिंग की जा रही है बीच बाजार। तो ये तस्वीरें हैं और तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया कि गोलियों से तो एक शख्स मरेगा या एक गोली से एक शख्स मरेगा, कोरोना से तो सबकी जान जा सकती है। तो हालात ये हैं कि आज के वक्त में जितनी खतरनाक बंदूक है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक ये सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करना है, कोविड नियमों का पालन ना करना है। और आज हालात क्या है, जो जीत गया तो वो जश्न में डूबा हुआ है और वो ये भूल गया है कि वो असंख्य गोलियां एक साथ दाग रहा है। अब खबर अमरोहा से, जहां पर लॉकडाउन के दौरान रमजान के इफ्तार से ठीक पहले दरअसल शहर की सड़कों पर पुलिस की लाठी दरअसल बेकाबू हो गई। इफ्तार की खरीदारी के लिए लोग पुलिस के निशाने पर आ गए। कहा जा रहा है कि यहां पर पुलिस वालों ने लोगों पर लाठियां बरसाई। तो पुलिस का यह कृत्य कितना सही कोविड के काल में, और इफ्तार लोग घरों में रहकर मना रहे हैं और इफ्तारी के लिए उनको सामान भी चाहिए जरूरी। हाँ, सामान खरीदते वक्त नियमों का पालन आवश्यक है, लेकिन क्या यहां बेवजह लाठियां चलाए गए? सवाल यह कि क्यों बेवजह लोगों पर लाठियां बरसाए गए, जो आरोप लग रहे हैं। अगर आप तस्वीरों में भी देखें तो ऐसा भी नहीं है कि बेतहाशा भीड़ दिख रही हो। और अब बात अलीगढ़ की, जहां ड्रग इंस्पेक्टर हेमेंद्र चौधरी को सूचना मिली कि दिल्ली गेट थाना क्षेत्र में एक घर के अंदर नकली सैनिटाइजर बनाया जा रहा है। सूचना पर ड्रग इंस्पेक्टर ने आबकारी टीम और दिल्ली गेट पुलिस के साथ बताए गए मकान पर छापा मारा तो वहां काफी तादाद में नकली सैनिटाइजर बनाने का सामान और तैयार हुआ सैनिटाइजर के अलावा काफी सामान बरामद हुआ। पुलिस ने इस मामले में मकान और गर्ग इंटरप्राइजेज के मालिक नितिन कुमार को गिरफ्तार किया है। तो एक तो कोरोना महामारी का दौर है, ऐसे में ये जो मुनाफाखोर हैं, ये जो कालाबाजारी करने वाले हैं, ये आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। अपने लिए नकली सैनिटाइजर बनाने का धंधा चलाकर लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। जो हसरत जमालपुर खैर बाईपास की गली में एक घर में कुछ सैनिटाइजर बनाने की सूचना मिली थी। वहाँ हम लोग पहुँचे और वहाँ पे अल्कोहल भी मिला है, IPA भी मिला है, 2 ड्रम IPA भी सील किए गए, बनाने के उपकरण भी सील किए गए और उनके पास सैनिटाइजर की काफ़ी मात्रा में बोरियों में फॉर्म 16 पर सील किया गया है, जिसमें 500 ml की कम से कम 2000 बोतल है और 200 ml की 250 बोतल है। इससे प्रतीत होता है कि ये बिना लाइसेंस के काम कर रहे थे, जिससे इनके ऊपर वाद दर्ज किया जाना स्वाभाविक है। तो आपदा में अवसर तलाशने वाले इंसान नहीं राक्षस हैं, लिहाजा इनको इंसानों की दुनिया से दूर किया जाना जरूरी है, सलाखों के पीछे पहुंचाया जाना बहुत जरूरी है। और बात करते हैं एटा की, जहां पर जिलाधिकारी विभाग चैन ने ऑक्सीजन की कालाबाजारी को रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं, फिर भी कालाबाजारी करने वाले बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में ऑक्सीजन के सप्लायर को कालाबाजारी करते हुए कैमरे में कैद किया गया, तो वो अपनी दुकान का शटर गिराकर भाग खड़ा हुआ। एक तस्वीर ये भी है, कालाबाजारी का वीडियो वायरल। ऑक्सीजन की कालाबाजारी रुक नहीं रही है, ये लोगों की जान ले रहे हैं। अलीगढ़ मंडल से और अलीगढ़ जिले से और आगरा जिले से कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर मंगा करके सर्वप्रथम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जितने ऑक्सीजन की आवश्यकता थी उसकी पूर्ति सुनिश्चित की गई। उसके बाद जो बचे हुए सिलेंडर थे उनमें जो भी व्यक्ति होम आइसोलेशन में थे और दिखा रहे थे कि उनका SpO2 लेवल काफ़ी कम है, उनके परिजनों को जो है ऑक्सीजन सिलेंडर होम आइसोलेशन में उपलब्ध कराया जा रहा है। और अब बात नोएडा की, जहां आज नोएडा स्टेडियम में कोविड सेंटर शुरू होने वाला है। हालांकि अभी यहां 50 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था हुई है, जिसमें 5 वेंटिलेटर बेड है।
इस अस्थायी कोविड अस्पताल में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की ड्यूटी पर तैनात किए जाएंगे। 8 डॉक्टर और 16 नर्स की यहां तैनाती होगी। साथ ही एक सीनियर काउंसलर की भी मौजूदगी रहेगी। अस्पताल में मरीजों को भर्ती करने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। आपको बता दें कि नोएडा विकास प्राधिकरण ने नोएडा स्टेडियम को अस्थायी कोविड केयर सेंटर में तब्दील कर दिया है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। काफी राहत मिलेगी। 50 बेड की व्यवस्था की गई है, जिसमें 5 बेड वेंटिलेटर के हैं। जरूरतमंद मरीज अस्पताल में बेड बुक करा सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर इसलिए जारी किया गया है। तो दिल्ली एनसीआर में बढ़ते केसेस के बाद थोड़ा सा दबाव तो इससे कहीं ना कहीं कम होगा ही। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ प्रशासन ने एम्बुलेंस संचालकों की मनमानी पर चाबुक चलाया है। अब लखनऊ जिला प्रशासन एम्बुलेंस के लिए रेट चार्ज जारी कर दिया है। कोरोना संक्रमित मरीजों से मनमानी एम्बुलेंस फीस वसूलने की शिकायतों के बाद यह सख्ती की गई है, जिसके तहत अगर बिना ऑक्सीजन की एम्बुलेंस है तो मरीज को ले जाने के लिए पहले 10 किलोमीटर 1000 रुपए, उसके बाद हर किलोमीटर पर 100 रुपए देने होंगे। वहीं अगर एम्बुलेंस ऑक्सीजन युक्त है तो शुरू के 10 किलोमीटर के लिए 1500 रुपए और उसके बाद हर किलोमीटर के लिए 100 रुपए देने होंगे। उधर वेंटिलेटर सपोर्टेड एम्बुलेंस को 250 रुपए, माफ कीजिएगा 2500 रुपए प्रति 10 किलोमीटर देने होंगे और उसके बाद हर किलोमीटर का चार्ज 200 रुपए देना होगा। लेकिन यहां पर एक सवाल यह भी है कि अब एम्बुलेंस चालक क्या कर रहे हैं? वो लोगों को परेशान कुछ इस लिहाज से कर रहे हैं कि हम तो आपको नहीं ले जाएंगे अगर बिना बिल के सारी की सारी व्यवस्था हो, और उसमें फिर वो उसी तरह की वसूली कर रहे हैं, अन्यथा लोगों को ले जाने से भी इनकार कर रहे हैं। तो ऐसे में पुलिस को ये चीजें भी रोकनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और पूर्वांचल की हर छोटी बड़ी खबर सुपरफास्ट अंदाज में आपको दिखाते हैं। चलिए शुरुआत करें। गाजीपुर के वीरेंद्र कुमार इन दिनों लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। ये वो मरीज है जिनके परिजनों ने उनका अंतिम संस्कार नहीं किया। अब तक कई लोगों का वो अंतिम संस्कार कर चुके हैं। जौनपुर के जिला अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की शुरुआत हो गई है। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट शुरू होने के कारण बड़ी संख्या में मरीजों ने राहत की सांस ली। भदोही के माधव सिंह रेलवे स्टेशन पर वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर से 40 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ट्रेन के जरिए पहुंची। ये ऑक्सीजन भदोही समेत पूर्वांचल के दूसरे जिलों में सप्लाई होगी। बस्ती के सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव हरीश द्विवेदी ने केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखा है और उन्होंने बस्ती के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग की है। महाराजगंज में कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने को लेकर एसपी सक्सेना चौराहे पर पहुंचे। यहां उन्होंने अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों को फटकार लगाते हुए उनकी गाड़ियों का चालान किया। आजमगढ़ में कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन नहीं हो पा रहा। लॉकडाउन के बाद सड़कों पर भीड़ उमड़ रही है और प्रशासन के दावे यहां पर हवाई ही दिख रहे हैं। वाराणसी में इन दिनों नाविक संकट काल से जूझ रहे हैं। विदेशी नागरिक तो पिछले साल से आ नहीं रहे और देसी पर्यटक भी अब काशी से दूर है। लिहाजा अब नाविकों की रोजी रोटी का संकट मंडराने लगा। मिर्जापुर में जिन बच्चों ने कोरोना के चलते अपने माता पिता को खोया है, उनकी चिंता सरकार को है और अब ऐसे बच्चों और परिवार की पहचान कर उन्हें हर संभव मदद पहुंचाने की तरफ कदम बढ़ाया गया है। गोरखपुर में कोविड-19 नियमों के पालन के साथ अलविदा की नमाज अदा की गई। अलविदा की नमाज के दौरान सुरक्षा को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। कुशीनगर में मोबाइल टावर और सर्वर रूम में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद सर्वर रूम में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया। सोनभद्र में मौसम ने करवट ली है। यहां पर अचानक जोरदार बारिश हो गई। तेज चमक गरज के साथ बरसात हुई। इस बारिश के बाद से लोगों को गर्मी से राहत मिली और आपको बता दें गर्मी काफी बढ़ गई थी। तो ये थी पूर्वांचल की खबरें जो हमने आपको फटाफट अंदाज में बताई। अब कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। बात करते हैं कोरोना की। यूपी में लगातार कोरोना का कहर जारी है। शुक्रवार को कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें हुई। कोरोना के नए मामलों में हालांकि कमी आई है। शुक्रवार को 28,076 नए कोरोना के केस सामने आए, जबकि 33,117 मरीज डिस्चार्ज होकर घर भी लौटे।
24 घंटे में 372 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई। अब तक कुल 14,873 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों की बात करें तो एक्टिव मरीजों की संख्या यूपी में 2,54,118 पहुंच गई है। लखनऊ में 24 घंटे में 1,982 नए केस आए हैं, जबकि 24 घंटे में 25 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई। तो आंकड़ों में भले कमी आई है, लेकिन मौत के मामले बढ़ते जा रहे हैं। लगातार ये आंकड़ा परेशान करने वाला है। हालांकि 33,117 मरीज डिस्चार्ज होकर घर भी पहुंचे। ये आंकड़ा थोड़ी सी राहत देता है। जो संक्रमित मरीज हैं उससे ज्यादा की तादाद में लोग ठीक होकर घर भी पहुंच रहे हैं। तो एक्टिव मरीज आपको बता रहे हैं 2,54,118 है। लखनऊ में अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में 1,982 केस आए, लेकिन 24 घंटे में 25 मरीजों की मौत हुई। तो केसेस का डेटा आपके सामने हमने रख दिया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी लखनऊ से इस वक्त जुड़ गए हैं। विवेक, जो आंकड़े लगातार आ रहे हैं उससे ये तो नहीं कहा जा सकता कि आंकड़े डिप कर रहे हैं। एक कंसिस्टेंसी तो है, और जो आंकड़े आ भी रहे हैं वो कम तो है नहीं। ऐसे में ये आंकड़े कम कब तक होंगे, इस पर अब एक्सपर्ट्स क्या करें? दूसरी तरफ अस्पतालों में जो व्यवस्थाएं हैं, क्या वो बढ़ रहे हैं? क्या लोग अभी भी परेशान हो रहे हैं, या परेशानियां थोड़ी सी कम हुई है लोगों की? जी राजीव, देखिए व्यवस्थाएं यहाँ पर सुधरी हैं। लखनऊ में जिस तरह से शुरुआत हुई थी, मार्च के महीने में जिस तरह से कोरोना का ग्राफ तेजी से ऊपर जाना शुरू हुआ था, अब मई में कुछ राहत है। हालांकि मौतों की संख्या बढ़ी है, जो चिंता का विषय है। आपको बता दें कि मई में मृत्यु दर जो है वो 1.13% पहुँच गई है, जबकि अप्रैल में ये 0.5% के आसपास थी। तो ये मौतों का जो आंकड़ा बढ़ रहा है ये चिंताजनक है। इसको रोकने के लिए तमाम इंतजाम भी किए गए हैं। अभी डीआरडीओ का एक अस्पताल शुरू हुआ है, जो सेना के जो आर्मी मिलिट्री कोर के डॉक्टर चला रहे हैं उसको, और एक नया अस्पताल अभी हज हाउस में शुरू होने वाला है। जो सरकारी अस्पताल हैं यहाँ KGMU, राम मनोहर लोहिया, वीरांगना झलकारी बाई जैसे अस्पतालों में भी सुविधाएं हो रही हैं। मरीजों को बेड भी मिल रहे हैं, दवाएं भी उपलब्ध हो गई। धीरे धीरे ये व्यवस्था सुधर रही है, लेकिन जो मौतों का आंकड़ा है वो उसको काबू नहीं किया जा पा रहा है। ये कहा जा रहा है, जो यहाँ लोहिया अस्पताल के डॉक्टर हैं, बड़े विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि अभी जो लखनऊ में स्थिति है वो चरम पर है। कोरोना संक्रमण सबसे चरम पर है, और ये जिस तरह से 15 मई के आसपास ढलान पर आने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब ये 25 मई के आसपास कह रहे हैं कि ये ढलान पर आएगा, नीचे आएगा ये आंकड़ा। तो 25 मई तक इंतजार करना होगा, और तमाम सारे जो व्यवस्थाएं इस बीच हो रही हैं, मुख्यमंत्री लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं, और अब तो वो फील्ड पर आकर निगरानी भी कर रहे हैं। तमाम जो आज भी मुख्यमंत्री को जाना है मुरादाबाद और बरेली का दौरा देखना होगा कि और क्या बदलाव आते हैं। बहुत शुक्रिया विवेक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में जरूरी है कि आप नियमों का पालन करें, क्योंकि आप नियमों का पालन नहीं करेंगे तो केसेस भी बढ़ेंगे, अस्पतालों में अव्यवस्थाएं भी दिखेंगी, और आपको उनसे दो चार होना पड़ेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंभीर हैं। आज जिलों में कोविड को लेकर इंतजाम खुद देखेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी का 2 जिलों का दौरा है, 2 जिलों का दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ आज, जिसमें बरेली और मुरादाबाद जाना है। मुख्यमंत्री योगी को कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करना है। अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे सीएम। संक्रमण को रोकने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। तो मुख्यमंत्री का आज 2 जिलों का दौरा है, बरेली और मुरादाबाद जाएंगे मुख्यमंत्री। कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ बरेली का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता अनूप हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, मुख्यमंत्री आज बरेली आएंगे, किस वक्त मुख्यमंत्री बरेली पहुंचेंगे? कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करना है, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? क्योंकि आंकड़े भी अगर बरेली में बात की जाए तो काफी ज्यादा है बरेली में भी कोरोना के आंकड़े। ऐसे में क्या अहम निर्देश दे सकते हैं मुख्यमंत्री? देखिए, मुख्यमंत्री दोपहर 3 बजे बरेली पहुंच जाएंगे और करीब 2.25 घंटे तक बरेली में रहेंगे। इस दौरान वो अधिकारियों के साथ में बैठक करेंगे, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे, और इस समय आरक्षित भी रखा गया है, यानी कि उस बीच कुछ और लोगों से भी मिल सकते हैं, व्यापारियों से भी मिल सकते हैं, उनकी राय ले सकते हैं कि हम किस तरीके से इस कोरोना से जीत सकते हैं। कोरोना को हराना होगा हमें, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं। और आज बरेली में जब वो आएंगे तो अधिकारियों से बात करेंगे, इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर का वो निरीक्षण करेंगे, कलेक्टेड भी जा सकते हैं। तो इस दौरान जो अधिकारी हैं, जैसे ही उनको कल जानकारी हुई है कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो सारा सरकारी अमला उनकी तैयारियों में जुट गया है। सारा जिस तरीके से बरेली में अगर हम देखें तो बरेली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अनूप, तैयारियां तो खैर कर रहे होंगे, लेकिन सवाल ये कि अगर तैयारियां वो लोगों को तमाम इंतजाम देकर, सुविधाएं देकर करते हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। लेकिन बरेली के अस्पतालों का हाल आप बताइए, और क्या औचक निरीक्षण कर सकते हैं सिर्फ?
जी बिल्कुल, बरेली की अगर हम बात करें, बरेली के अस्पतालों के हालात का बद से बदतर है। लगातार यहाँ पर मौतें हो रही हैं, लोग परेशान हैं, लगातार शिकायतें कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को ट्वीट भी कर रहे हैं, तो हालात बद से बदतर हैं। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए जब लगातार शिकायतें हुई, शासन स्तर पर शिकायतें हुई, तो खुद मुख्यमंत्री को बरेली आना पड़ रहा है, मुरादाबाद जाना पड़ रहा है, और वो खुद जाकर निरीक्षण कर रहे हैं कि अधिकारी जो कह रहे हैं, क्या अधिकारी सच कह रहे हैं या फिर जनता जो कह रही है, क्योंकि जनता जनार्दन की बात को बिल्कुल अनूप, तो अब मुख्यमंत्री भी गंभीर हैं और इसीलिए वो बरेली आ रहे हैं। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री जब निरीक्षण करते हैं तो क्या कुछ तस्वीरें सामने आती हैं सीएम के सामने। बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। आगे बढ़ते हैं। 1 मई से देश भर में 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, मगर उत्तर प्रदेश में अभी भी 18 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने माना है कि प्रदेश में वैक्सीन की कमी है। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार वैक्सीन खरीद रही है। उन्होंने कहा कि सोमवार से प्रदेश के 18 शहरों में 18 साल की उम्र से ज्यादा के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। तो तेज होगा उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान। अभी सिर्फ 7 जिलों में यह अभियान चल रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं जय प्रताप सिंह, उन्होंने कहा है कि अब इस अभियान में तेजी आएगी और 18 जिलों में यह वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो जाएगा। प्राप्त हो चुका है और हम मंडे से फिर शुरू करने जा रहे हैं। उसमें कुछ जनपदों को और बढ़ा रहे हैं हम, तो 7 जनपद जो पहले थे उनके साथ में कुछ और जनपद बढ़ाएंगे, 7 या 8 जनपद और बढ़ेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग का मांग लगातार हम लोग ने अपना डिमांड ड्राफ्ट सब भेज चुके हैं कंपनी के मैन्युफैक्चरर को, और जैसे अगला खेप आएगा हम उसको बढ़ाते जाएंगे। अभी रुकेगा नहीं, लगातार चलेगा। और यूपी में वैक्सीन को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी को आज 3.5 लाख वैक्सीन की डोज मिल जाएगी और डोज मिलने के बाद वैक्सीनेशन अभियान जो चल रहा है प्रदेश में वो और तेज होगा। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है, 18 साल से ऊपर के लोगों को अभी वैक्सीन नहीं लग रही। इसके पीछे की वजह कि उन राज्यों के पास वैक्सीन नहीं है, लेकिन यूपी चूंकि संपन्न, यूपी के पास इस तरह की प्लानिंग है और वैक्सीनेशन की जो डोजेस हैं वो मिलने वाले हैं। आज ये डोसेस आनी है, 3.5 लाख डोसेस आनी है। इसके साथ साथ ग्लोबल टेंडर भी करने जा रहे हैं योगी सरकार और पहला राज्य भी उत्तर प्रदेश बन गया है, तो हर किसी को वैक्सीन लगे, यही मकसद दिख रहा है। 3.5 लाख डोसेस आने वाले हैं, यानी कि ये राहत आने वाली है। और यूपी में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने को लेकर योगी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं, जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश का आबकारी और चीनी उद्योग, इसके अलावा गन्ना विकास विभाग राज्य में कोरोना मरीजों को बचाने के लिए ऑक्सीजन जनरेटर लगाने जा रहा है। इसके लिए 75 जिलों में अस्पतालों का चयन लगभग कर लिया गया है। बाकी पर युद्ध स्तर पर कार्रवाई जारी है। 27 जिलों में ऑक्सीजन जनरेटर स्थापित करने का काम शुरू हो गया है, वहीं बाकी जिलों में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। तो ऑक्सीजन की कमी को लेकर भी लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंभीर हैं, एक्शन में है। ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने को लेकर योगी सरकार गंभीर है। इसके तहत आबकारी और गन्ना विकास विभाग एक पहल करने जा रहा है। ऑक्सीजन जनरेटर लगाने जा रहे हैं ये दोनों विभाग। सभी 75 जिलों में अस्पतालों का चयन हो गया है। तो कोरोना को हराने के लिए लगातार प्रदेश में जंग लड़ी जा रही है और आज मुख्यमंत्री का दौरा भी है मुजफ्फरनगर का, बरेली का। तो उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री अस्पतालों में जरूर जाएं, क्योंकि वहां पर, और ये भी देखें कि अधिकारी कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं, सीधा आम लोगों से बात करें ताकि असलियत उनके सामने आए। बिल्कुल, और इसी के साथ रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में क्या कुछ खास रहने वाला है। यूपी और उत्तराखंड में क्या रहने वाला है खास, बताते हैं आप। चलिए शुरुआत करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में आज क्या कुछ खास रहने वाला है, आपको बता रहे हैं। आज सीएम योगी 2 जिलों का दौरा करेंगे। बरेली और मुरादाबाद जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यहां कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे सीएम। इसके अलावा अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे और कोरोना के संक्रमण को रोकने को लेकर अधिकारियों से विचार विमर्श करेंगे मुख्यमंत्री। इसके अलावा आज शाम को भी मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। टीम 9 के साथ मुख्यमंत्री की यह बैठक होगी। इस बैठक में कुछ खास दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं मुख्यमंत्री। अधिकारियों को कई अहम निर्देश दे सकते हैं। इसके अलावा टीकाकरण पर भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। अगर बात करें वैक्सीन की, तो आज प्रदेश को कोविड वैक्सीन की डोज मिल जाएगी। आज 3.5 लाख और डोज प्रदेश को मिलेगी। डोज मिलने के बाद वैक्सीनेशन अभियान में तेजी आएगी। 18 से 44 साल के लोगों के लिए इस वैक्सीन के डोज का इस्तेमाल हो सकता है। वैक्सीनेशन का काम यूपी में लगातार जारी है।
तो उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड में क्या रहेगा खास, जल्दी से बताते हैं आपको। आज सीएम तीरथ सिंह रावत करने वाले हैं समीक्षा बैठक। कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक सचिवालय में सीएम तीरथ सिंह रावत मंथन करेंगे, जिसमें अधिकारी मौजूद रहेंगे। सुबह 10:30 बजे इस समीक्षा बैठक होने वाली है। तो उत्तराखंड में समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की, जिसमें अधिकारी भी शामिल होंगे और ये समीक्षा बैठक चलेगी।